फ्रॉम वीड्स, और वीड्स का मतलब होता है कि खरपतवार। वीड्स का मतलब क्या होता है? खरपतवार होता है। ओके, तो देखना है कि खरपतवार हम कभी कभी जब हम फसल बोते, देखिए ये फसल है और इसमें जब फसल बोते हैं तो इससे जो मेरा प्लांट निकलता है, जो फसल का जो प्लांट निकलता है, इसके साथ साथ बहुत सारे वो सारे घास फूस भी निकल जाते हैं जिसको हम चाहते हैं कि ना निकले, तो उसी को वीड्स कहा जाता है, खरपतवार जिसको कहा जाता है। तो भूजो एंड पहेली वेंट टू नियर बाय व्हीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वेयर सम अदर प्लांट इन द फील्ड। भूजो और पहेली खेत में जाते हैं और वो देखते हैं कुछ अदर प्लांट भी उग जाते हैं और ग्रोइंग अलॉन्ग विद द व्हीट प्लांट्स, और गेहूं के प्लांट्स के साथ साथ दूसरा कुछ प्लांट भी उगाए हैं। अब ये भूजो क्या सोच रहा है कि हैव दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड परपोजली, क्या जो ये अदर प्लांट है क्या हम किसी उद्देश्य से इसको उगाए हैं क्या, या ऑटोमेटिक उग गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा क्या है, जो ऑटोमेटिक बिना किसी इसको उद्देश्य से उगाए हैं, तो यही तो मेरा वीड्स कहलाता है, जो अपने आप उग जाते हैं। तो चलिए आगे क्या बोलता है कि अब देखिए यहाँ पे वीड्स का डिफिनेशन दिया गया है, तो इसको आप लोग भी लिख लीजिएगा और मैं भी इसको ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। इन द फील्ड मैनी अनडिजिरेबल, अनडिजिरेबल का मतलब होता है जिसको हम नहीं चाहते हैं, वो जो उग जाता है, अनऐच्छिक जिसको हिंदी में कहते हैं ना, उसी को इंग्लिश में अनडिजिरेबल कहा जाता है। तो इन ए फील्ड मैनी अदर इंडिजिरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली उग जाता है अलॉन्ग विद द क्रॉप, क्रॉप के साथ साथ क्या होता है, अनडिजिरेबल प्लांट उग जाते हैं, और डीज अनडिजिरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स, और यही जो अनडिजिरेबल प्लांट्स है इसी को वीड्स कहा जाता है, मतलब खरपतवार कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वेडिंग, और वीड्स को हटाना, वीड को रिमूव करना क्या कहलाता है? वेडिंग कहलाता है। इसको हिंदी में निराई भी कहा जाता है, तो हिंदी से कोई मतलब नहीं है, आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जिसको पढ़ना है वेडिंग कहलाता है। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वेडिंग। वेडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पेट विद द क्रॉप प्लांट। अब देखिए वेडिंग इज नेसेसरी, वेडिंग क्या है? नेसेसरी, ये बहुत ही अनिवार्य है। वेडिंग मतलब खरपतवार को हटाना बहुत ही अनिवार्य है। सिंस वीड्स कम्पेट, वीड्स क्या करे? कम्पेट करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, किसके साथ? विद द क्रॉप प्लांट, क्रॉप प्लांट के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, कम्पीट करता है। फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड द लाइट, जो प्लांट को मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए और लाइट मिलना चाहिए, तो इसके लिए इसके प्रतिस्पर्धा में कौन, ये वीड्स भी आके खड़े हो जाते हैं और वो भी इस सब का यूज़ करने लगता है, और दस इस प्रकार दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और इस प्रकार वे क्या करते हैं? प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो देखिए सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड द ह्यूमन बींग्स। कुछ जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेस करते हैं। इंटरफेस का मतलब बाधा डालते हैं, किस में? तो इन हार्वेस्टिंग के समय, कटाई के समय बाधा डालते हैं। एंड में पॉइजनस, और वो पॉइजनस हो सकते हैं, विषैले हो सकते हैं, किसके लिए? फॉर एनिमल एंड द ह्यूमन बींग्स, एनिमल और मनुष्य के लिए भी वो नशीले हो सकते हैं। अगला है, सर इसको जूम कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा इतना पे कम से कम। चलिए कि फार्मर्स एडॉप्ट का मतलब अपनाना होता है, तो फार्मर्स एडॉप्ट मेनी वे टू रिमूव वीड्स एंड द कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर क्या करता है? बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, मेनी वेज अपनाते हैं, बहुत सारे तकनीक अपनाते हैं, किसके लिए? टू रिमूव वीड्स को हटाने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए, एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, और उसके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। देखिए टिलिंग का मतलब क्या होता है? कि खेत को जोत देना, वही टिलिंग कहलाता है ना। तो टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ द क्रॉप, तो क्रॉप को सोइंग करने से पहले, बोने से पहले क्या करते हैं अपना लोग? उसको टिलिंग करते हैं, जोत देते हैं। हेल्प इन अपरूटिंग एंड द किल ऑफ वीड्स, वो किसमें टिलिंग किसमें हेल्प करेगा? कि वो वीड्स है ना उसको अपरूटिंग कर देगा। अपरूटिंग का मतलब क्या होता है? उसको जड़ से उखाड़ देगा। एंड किलिंग ऑफ वीड्स, जब ये मेरा खरपतवार यदि अपरूटिंग हो जाएगा, जड़ से उखाड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? किल्स हो जाएगा, मतलब वो मर जाएगा। विच में देन ड्राई अप, उसके बाद वो क्या होता है? उखड़ने के बाद ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं। एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स को हटाने का जो सबसे बेस्ट टाइम है ना, इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड, जब वो फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करेगा उससे पहले उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि यदि उसने सीड और फ्लावर प्रोड्यूस कर दिया, फिर इसके क्या होगा? इसके भी बहुत सारे छोटे छोटे और भी पौधे उग जाएगा ना इसके सीड्स के द्वारा, तो उसको हटाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो वीड्स है ना, इसको जो रिमूवल करना चाहिए, कब?
तो बिफोर मतलब पहले करना चाहिए, कब? दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड, जब वो फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करे उसके पहले उसको रिमूव कर देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, जो मैनुअली होता है, जब आदमी हाथ से उखाड़ के फेंका जाता है रिमूव वीड्स को। बाय अपरूटिंग मतलब क्या? उसको उखाड़ के फेंका जाता है। और कटिंग दैम, उसको काटा जाता है। क्लोज टू द ग्राउंड मतलब क्या? ग्राउंड से टच करके, ये समझे कचिया है, इसे पहले पढ़ाए थे कि जो मेरे पास हसुआ होते हैं सीकल, तो उसी के द्वारा क्या करेंगे, वीड्स को ग्राउंड से टच करके उसको काट लेंगे, या उसको खुरपी के द्वारा भी उसको काटा जा सकता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे। दिस इज डाउन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और वीड्स को जो हटाते हैं ना क्लोज टू द ग्राउंड, किसके थ्रू? तो खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। ये सीड ड्रिल आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, और सीड ड्रिल का भी यूज करते हैं उसको अपरूट करने के लिए। ओके, ये हो गया। देखिए वीड्स मतलब खरपतवार। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, और वीड्स को हटाने के लिए केमिकल का भी छिड़काव किया जाता है, कॉल्ड वीडीसाइड्स। उसको क्या बोलते हैं? वीडीसाइड। देखिए जिसमें साइड्स लगा हुआ होता है उसका मतलब ये होता है मर जाना। देखिए वीडीसाइड्स मतलब क्या? कि वीड्स को मारने वाला, मतलब खरपतवार को मारने वाला। यदि हमको कीड़ा मकोड़ा को मारना, उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड बोलते हैं। ये आदमी खुद कोई मर जाता है उसको बोलते हैं सुसाइड, मतलब खुद मर जाता है, सेल्फ सुसाइड, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग ए सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D। ये 2,4-D बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि बोले इसमें वीडसाइड्स कौन सा है, हो जाएगा 2,4-D। इसी को हिंदी में बोल जाता है खरपतवार नाशी दवाई, 2,4-D हुआ। और दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। वीड्स को मारने के लिए इसको खेतों में स्प्रेड किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। और दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करेगा, परंतु किसको डैमेज कर देगा? तो वीड्स को ये डैमेज कर देगा। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर, इसको वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है, मिला दिया जाता है टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड, जितना इसमें आवश्यकता है। एंड द स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर, और स्प्रेयर के द्वारा पूरा का पूरा फील्ड में, खेत में उसको स्प्रे किया जाता है, छिड़काव। स्प्रेयर वो मशीन होता है, आपको दिखा दे तो ये वाला मशीन, ये वाला मशीन है ना, इसके ये पीठ पे लगा हो, इसी को स्प्रेयर मशीन कहा जाता है। ये इसको स्प्रे कर रहा है ना, वीड्स पे स्प्रे कर रहा है। चलिए यहाँ अब देखिए, ये इसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया है। क्या आया है कि डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड्स स्प्रेयर। जो आदमी वीडीसाइड स्प्रेयर का यूज़ कर रहा है और उसको हैंडलिंग कर रहा है, क्या उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? तो ज़रूर उस पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज ऑलरेडी मेंशन द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ। वीडीसाइड का जो प्रयोग करना चाहिए ना, कब? तो ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ, जब उसका ग्रोथ हो रहा हो, मतलब उसके ग्रोथ से पहले करना चाहिए वीडीसाइड का प्रयोग ऑफ द वीड्स बिफोर फ्लोरिंग एंड द सीड फॉर्मेशन। तो फ्लोरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले किसका यूज़ करना चाहिए? वीडीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, मतलब खरपतवार नाशी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। देखिए स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड, वीडीसाइड का जो स्प्रे किया जाता है मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स, वो फार्मर्स के हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। शो इसीलिए सो दे शुड यूज केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसीलिए उसको इस केमिकल का यूज बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और दे शुड कवर देयर नोज एंड द माउथ विद ए पीस ऑफ द क्लॉथ, एक क्लॉथ के थ्रू, एक कपड़ा के थ्रू नोज और माउथ को बंद कर लेना चाहिए। ड्यूरिंग स्प्राइंग ऑफ दिज केमिकल, जब ये केमिकल का छिड़काव कर रहा हो, स्प्राइंग कर रहा हो, तो उसको इस सब चीज़ों को बांध लेना चाहिए। अब देखिए 1.8 है कि हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। जब मेरा फसल पक जाता है ना, जब मेरा फसल पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा ना, तब उसको क्या करेंगे? अल्टीमेटली उसका हार्वेस्टिंग करेंगे। तो हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, जब कोई मेरा क्रॉप मैच्योर हो जाता है, मैच्योर मतलब परिपक्व हो जाता है, तो उसी को कटिंग करना क्या कहलाता है? इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, या तो क्रॉप को पुल्ड आउट मतलब क्या क्या उखाड़ा जाता है, या कट टू द ग्राउंड, या ग्राउंड से मतलब कि ज़मीन से सटा के उसको काट लिया जाता है। आप देखते हैं धान को देखते होंगे कि ज़मीन सटा के काटा जाता है, गेहूँ को देखते होंगे कि काट लिया जाता है, मकई सबको काटा जाता है। परंतु आपने कभी चिकना का नाम सुना होगा ना, चिकना का नाम। उसके बाद दाल सब में जो जैसे आ जाता है मेरा मटर आ गया, तो इस सब को क्या किया जाता है? तो इसको पुल्ड आउट किया जाता है, ज़मीन से उखाड़ लिया जाता है खींच के।
और इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 month फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने के लिए 3 से जो एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने के लिए 3 से 4 महीना का समय लगता है। सीरियल क्रॉप मतलब अनाज को परिपक्व होने के लिए, यहाँ पे सब्जी उब्जी का बात नहीं किया, सब्जी तो 1 ही महीना में वो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, फलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद चलिए कि 1 मिनट कि हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डाउन मैनुअली बाय सीकल। अपने देश में क्या होता है, इसको मैनुअली किया जाता है, मतलब आदमी के द्वारा किया जाता है। किसके थ्रू? तो सीकल द्वारा। देखना सीकल का मतलब ये है, सीकल मतलब कचिया, इसी को हसुआ भी कहा जाता है ना, धान गेहूँ ये सब काटते हैं इसके थ्रू। और वह मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, एक मशीन के द्वारा भी आजकल कटाई किया जाता है, जिसको हार्वेस्टर कहा जाता है। क्या बोलेंगे? हार्वेस्टर क्या कहा जाता है? ये ट्रैक्टर में लगा के और ये फसल को काटने का काम करता है। इन दिस हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। अब मान के चलिए कि मैं फसल को काट चुका, अब मेरा क्या आवश्यकता है अगला? तो अगला मेरा काम है कि जो मेरे पास ग्रेन सीड है ना, ग्रेन सीड है जो उसमें धान जो को जैसे मान चलिए धान को काट चुके हैं, अब मेरा क्या है कि उसमें धान को अलग करना है ना, सीड को अलग करना है। तो ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। अब हमको क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे फ्रॉम द चाप। मतलब चाप मतलब होता है उसका भूसा होता है ना, लार होता है, ये समझिए ना, कि उसको हमको इससे अलग करना है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशरिंग। यही प्रोसेस थ्रेशरिंग कहलाता है। तब तो हम लोग थ्रेशरिंग करते हैं, धान गेहूँ सब का तो क्या करते हैं, थ्रेशरिंग करते हैं। और दिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ द मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। और ये जो दोनों काम किया जाता है एक मशीन के द्वारा किया जाता है, उसका नाम है कॉम्बाइन। और व्हिच इज इनफैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। उसमें क्या होता है, हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है। कॉम्बाइन मशीन में याद रखिएगा कि मेरा कॉम्बाइन मशीन, कॉम्बाइन का मतलब ये होता है संयुक्त। तो कॉम्बाइन मशीन में मेरा हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होता है। तो ये जो आप नीचे में मशीन दिखाया गया है ना, तो ये देखिए ये हार्वेस्ट कर रहा है, मतलब ये काटने का काम। हाँ क्या? तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या है मेरा, ये हार्वेस्टिंग कर रहा है। और ये बीच वाला पोर्शन ये क्या कर रहा है, ये थ्रेशरिंग कर रहा है। तो इसमें दोनों प्रोसेस एक ही मशीन में होता है, और इसीलिए इसको कंबाइन मशीन कहा जाता है। जनरली ये मशीन बिहार में बहुत कम देखने को मिलता है ना अपना लोग के एरिया में, परंतु ये पंजाब सब में इसी का यूज़ किया जाता है जनरली, है ना। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, खेती उती, इसीलिए। चलिए यहाँ पे कुछ बातें दिया हुआ है, चलिए पहले इसके नीचे हम पढ़ लेते हैं कि ये देखिए पहली के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब आर लेफ्ट इन द फील्ड। स्टब का मतलब ये होता है लार, उसका जो तन, जैसे धान को ऊपर में काट लिए, धान को काट लिए ऊपर से, यहाँ से धान तक काट लिए, अब नीचे वाला जो पोर्शन बच गया जो ज़मीन में लगा हुआ है, इसी को लार कहा जाता है, स्टब कहा जाता है, मतलब तना, लार या तना। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब आर लेफ्ट इन द फील्ड। और ये स्टब क्या होता है, इसका तना क्या होता है, खेत में छोड़ दिया जाता है। और व्हिच आर बर्न बाय फार्मर, जो फार्मर के द्वारा उसको बाद में जला दिया जाता है। और पहली इज वरीड फॉरली, पहली इससे चिंतित है कि सी नो दैट, वह जानती है कि इट काउज पॉल्यूशन, इसके द्वारा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। जब बड़ी मात्रा में इसको बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा ना, उससे पॉल्यूशन होगा। आपको पता होना चाहिए पंजाब और हरियाणा में यही सिस्टम किया जाता है, स्टब को आग लगा दिया जाता है, और इसको उसकी भाषा में तो पराली कहा जाता है। तो पंजाब हरियाणा में इसको पराली कहा जाता है। तो पराली में वो लोग आग लगा देते हैं, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। और इट में आल्सो कैच फायर, उसमें बाद में आग पकड़ लेता है। एंड डैमेज द क्रॉप्स लेइंग इन द फील्ड, और इसके द्वारा क्या होगा कि जो खेत में और भी जो फसल लगा हुआ है ना, तो उसमें भी आग पकड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए कि फार्मर्स विथ ए स्मॉल होल्डिंग ऑफ द लैंड, वो फार्मर जिसके पास कम लैंड है, कम ज़मीन है, डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड द चाफ बाय विनोइंग। वो विनोइंग के द्वारा ही क्या करे, ग्रेन और चाप को अलग कर लेता है, मतलब हाथ के द्वारा है वो अलग कर लेता है। एक समझिए ना कि बिहार में एक सिस्टम होता है झट्टा झाटना। धान को क्या किया जाता है कि जड़ से काट के उसको बहुत सारा ड्राम पे पटका जाता है, उससे उसका क्या होता है कि ग्रेन और चाप दोनों अलग अलग हो जाता है। तो वही विनोइंग कहलाया। विनोइंग मतलब वही हाथ के द्वारा उसको अलग कर देना। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6, इसके बारे में आपने क्लास 6 में ज़रूर ही पढ़ा होगा। उसके इस पेज में चलिए अब, तो यहाँ पे देखिए तो हार्वेस्टिंग, कुछ हार्वेस्ट फसल हुआ करता है ना, जब मेरा फसल हो जाता है ना, तो किसान खुशी में कुछ फसल, कुछ मतलब कि फसल कटाई के खुशी में कुछ महोत्सव करते हैं, कुछ पर्व त्यौहार करते हैं। तो उसी में चलिए यहाँ देखिए कुछ त्यौहार का नाम दिया हुआ है
ये देखिए पोंगल हो गया है ना, तमिलनाडु में होता है। बैसाखी पंजाब में होता है। होली को पता है आपको, दिवाली भी पता है। उसके बाद नवानिया एंड द बिहू, तो बिहू असम में होता है। तो ये सब जो पर्व है ना, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। याद रखिएगा, पूछेगा कि कौन कौन सा मेरा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो पोंगल हो गया, पोंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में। बैसाखी भी इंपॉर्टेंट है पंजाब में। होली भी इंपॉर्टेंट है, ये बिहार में होता है ना। होली, अब जो गेहूं का कटाई होगा ना, तो ये होली होगा। दिवाली भी इंपॉर्टेंट है। दिवाली में किसका कटाई होता है? तो ये धान का कटाई होता है बिहार में। नवानिया कहीं और क्या, बिहू ये असम का है। ओके, अब देखिए, अब जो इसको हार्वेस्ट कर लिया, तो अब इसको हमें स्टोरेज भी करना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, यहाँ का प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पाद, मतलब हमने जिसको प्रोड्यूस किया, जिसको मैंने उत्पादन किया, धान गेहूँ मक्के को जो मैंने उत्पादन किया, तो उसको स्टोरेज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है ना। यदि सही से स्टोरेज नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। कि इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, यदि हार्वेस्टेड ग्रेन्स को हमको लंबा समय तक रखना है, तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, उसको मॉइस्चर से दूर रखना पड़ेगा, मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा। मॉइस्चर का मतलब नमी होता है। इंसेक्ट कीड़ा से बचाना पड़ेगा, रेट्स चूहा से बचाना पड़ेगा, एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और छोटे छोटे जीव से बचाना पड़ेगा, है ना। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है मोर मॉइस्चर, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, मतलब पानी की मात्रा होती है। और इफ़ फ्रेशी हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोरेड विदाउट ड्राइंग, यदि मैं जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स को विदाउट ड्राइंग, यदि बिना सुखाए हुए रख देंगे ना, तो दे में गेट स्पॉइल्ड, वो क्या होगा? स्पॉइल्ड मतलब बर्बाद हो जाना, सड़ जाएगा। और या अटैक बाय ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा उस पर अटैक किया जाता है, उस पर आक्रमण मान चलिए किया जाएगा। और मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज फॉर जर्मिनेशन, और वो जर्मिनेशन के लिए फिट नहीं रहेगा, अनफिट हो जाएगा ना। तो हैंस अतः बिफोर स्टोरिंग देम, उसको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राई इन द सन, उसको प्रॉपरली सन में मतलब धूप में उसको सुखाया जाना चाहिए। टू रिड्यूस द मॉइस्चर, इससे क्या होगा? उसका मॉइस्चर में कमी आ जाएगा, नमी की मात्रा में कमी आ जाएगा इन दैम। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट पेस्ट, वो उसको क्या करेगा जी? इंसेक्ट पेस्ट से बचाव करेगा। इंसेक्ट में कीड़ा हो गया, इंसेक्ट पेस्ट मतलब जो भी मेरे पास उस पर लगने वाले कीड़ा सब हो गया, इंसेक्ट पेस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया और फंगी हो गया। अच्छी बात है। पहली के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया कि आई शो माई मदर पुटिंग सम ड्राई नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम, इसने अपनी मम्मी को देखी कि आयरन ड्रम का जो कोठी था, मान चलिए आयरन ड्रम मतलब ड्राम होता है, तो उसमें कुछ उसकी मम्मी क्या कि कुछ सूखा नीम का पत्ते डाल दी, तो कंटेनिंग मीट, जिसमें गेहूँ रखती। तो आई वंडर, इसको आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा उसने क्यों किया, है ना। चलिए इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए स्टोरेज के कुछ नियम देखिए कि ऊपर में देखिए वर्तमान समय में स्टोरेज का सबसे बेस्ट मेथड है ये है कि सेलोज है, सेलोज फॉर स्टोरेज ग्रेन। सेलोज में क्या होता है? बहुत बड़ा बड़ा ड्राम होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा ड्राम होता है, और इसके अंदर ग्रेन्स को, अनाज को रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है ना। तो ये हो गया, ये आजकल के ज़माने में सबसे बढ़िया टेक्निक है, सेलोज है। इससे पहले वाला टेक्निक पुराना था, ये टेक्निक थोड़ा पुराना हो गया है कि ग्रेनरीज, ये देखिए लिखा हुआ है कि ग्रेनरीज में क्या होता है कि वो जो कॉटन के बोरे, जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं, सोन के बोरा में चीज़ों को भर के, जो धान गेहूँ को भर के इसको स्टोरेज में रखा जाता है। जो स्टोरेज वाला हाउस होता है, सबके अपना अपना ज़िला में होता है, जो भी अगल बगल होता है वहाँ पे इसको रखा जाता है। इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है ताकि इसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या किसी भी जीव जंतु का यहाँ पे किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। चलिए यहाँ पे देखिए कि फार्मर्स स्टोर्ड ग्रेन्स इन जूट बैग्स, फार्मर जो है ना जूट के बैग में ग्रेन को स्टोर करते हैं, क्योंकि जूट क्या करेगा? चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेता है। और मेटेलिक बिन्स, या मेटेलिक बिन का मतलब ये होता है धातु के डिब्बे, मतलब कंटर, ड्राम इसी को कहा जाता है ना। हाउएवर, हालांकि लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डाउन इन सॉइल, तो बहुत मात्रा में जो ग्रेन का स्टोरेज होता है ना वो सैलोज में होता है। सैलोज का मतलब ऊपर जो दिखाए थे वही होता है। एंड द ग्रेनरीज, और ग्रेनरीज में होता है। ग्रेनरीज में वही जो जूट का बैग होता है ना, सोन वाला बोरा होता है, उसमें भर के अनाज को रखा जाता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट, और पेस्ट से बचाने। पेस्ट का मतलब ये होता है पीड़कनाशी, जो उसको हानि करेगा, जैसे रेट हो गया, इंसेक्ट हो गया है ना, चूहा हो गया, कीड़ा मकोड़ा etc। अब देखिए कि ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, घर में क्या किया जाता है कि स्टोरिंग फूड को यदि चीज़ों से बचाना हो, कीड़ा मकोड़ा से बचाना हो, तो उसमें क्या मिला देते हैं? तो ड्राइड नीम सूखे हुए नीम के पत्ते को मिला देते हैं।
फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इन बिग गोदाम्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम, ओके, फ्रॉम द पेस्ट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेस्ट का मतलब है क्या हुआ जी, इंसेक्ट हो गया, कीड़ा इंसेक्ट हो गया और रैट हो गया, इसी को पेस्ट कहा जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जीवाणु सब हो गया। उसके यहाँ देखिए फूड फ्रॉम द एनिमल, फूड फ्रॉम द एनिमल। अच्छा, अपना लोग जो फूड प्राप्त करते हैं तो फूड इससे पहले जो भी प्रोसेस था तो फूड किससे प्राप्त किए थे, तो ये किए थे प्लांट से। अब करना है क्या कि फूड फ्रॉम द एनिमल, एनिमल से भी अपना लोग फूड को प्राप्त करते हैं, जैसे मांस हो गया, दूध हो गया, अंडा उंडा, ये किससे मिलता है तो एनिमल से मिलता है। चलिए यहाँ पर देखो मिल्क दिया हुआ है कि फूड मिल्क किससे किससे मिलेगा, तो कौ से मिलेगा, बेफेलो से मिलेगा, उसके बाद सी गॉड से मिलेगा, सी कैमल से मिलेगा, इससे सबसे मिल जाएगा। चलिए अब इसको पढ़ के बताता हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट द लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड। प्लांट्स और एनिमल अपना लोग को अलग अलग प्रकार के फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। और मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जो आदमी कोस्टल एरिया में रहते हैं मतलब तटीय एरिया में, समुद्री क्षेत्र वाले एरिया में रहते हैं ना, कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ द डाइट। वो लोग अपना खाना में मैक्सिमम जो है ना मछली का यूज़ करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में मछली बहुत ज़्यादा मिलता है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड, प्रीवियस क्लासेस में अपने फूड के बारे में पढ़ा, दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट से प्राप्त करते हैं। वी जस्ट सीन दैट कि प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग इटीसी। तो हमने ये देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड का सिलेक्शन करना होता है, सोइंग बोना होता है, इटीसी बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना। सिमिलरली कि एनिमल्स रियर्ड एट द होम इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइड अदर प्रॉपर फूड। चलिए इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, ये समझने वाली थोड़ी बात है। चलिए ये बोलता है कि सिमिलरली इसी प्रकार क्या होता है कि एनिमल रियर, रियर का मतलब पालना होता है, तो एनिमल रियर्ड एट होम, घर में जो हम एनिमल को पालते हैं ना, और या फार्म में, जैसे मुर्गा क्या कहाँ पालते हैं तो फार्म में पालते हैं, तो हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड, उसको प्रॉपर फूड की आवश्यकता होती है, शेल्टर चाहिए, उसको आवास चाहिए, एंड द केयर, उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ना। जिस प्रकार प्लांट से अनाज निकालने में बहुत सारे प्रोसेस को अपनाना पड़ा था, अलग अलग प्रकार के स्टेप अपनाना पड़ा था, उसी प्रकार एनिमल को पालने में भी, एनिमल को भी रेयर करने में बहुत सारे प्रोसेस होता है ना, उसको शेल्टर चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल, जब इसको लार्ज स्केल पे किया जाएगा ना, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, वो क्या कहलाएगा, एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा, मतलब पशुपालन कहलाएगा। हस्बेंड्री का मतलब ये होता है पशुपालन कहलाएगा। जैसे बहुत आदमी क्या है कुक्कुट पालन करते हैं, मतलब क्या मुर्गी पालन करते हैं ना, मुर्गी पालन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो ये सब हो गया। बहुत सारे आदमी मछली पालन करते हैं, तो उसी को कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि फिश इज ए गुड फॉर हेल्थ, मछली जो है ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। तो मछली का जो कॉड लिवर होता है ना, कॉड लिवर होता है, उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। चलिए यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स है, कीवर्ड का मतलब कि आपने क्या सब पढ़ा ऊपर में, तो यदि कीवर्ड का सभी यदि वर्ड मिले जाएगा ना आपको, तो समझ जाइएगा कि उसमें मैंने कुछ पढ़ा हूँ। देखिए एग्रीकल्चर के बारे में सुबह हम पढ़े थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या, पशुपालन, अभी जस्ट तुरंत पढ़े। क्रॉप के बारे में पढ़े थे कि यदि किसी भी चीज़ों को लार्ज स्केल में किया जाएगा तो वो मेरा क्रॉप कहलाएगा। फर्टिलाइजर के बारे में पढ़े थे, जो फैक्ट्री में तैयार होता था। ग्रेनरीज के बारे में पढ़े थे कि अनाज को जो भंडार करते थे कॉटन वाले बैग में, वही ग्रेनरीज हो गया। हार्वेस्टिंग, फसल का कटाई करना जब वो मैच्योर होने के बाद। इरिगेशन मतलब उसको सिंचाई करना। उसके बाद चलिए कि खरीफ पढ़े थे कि बारिश के मौसम में जो जिसको बोया जाता था खरीफ हो जाता था। मैन्योर, जो कौ डंग या बेफेलो डंग जो सूखा पत्ता सबसे प्राप्त करते थे तो मैन्योर था। प्लॉ मतलब क्या होता है, हल होता था। रबी के बारे में पढ़े थे कि ठंडी के मौसम में इसको बोया जाता है। सीड के बारे में पढ़े थे, है ना। सिल्लो के बारे में पढ़े थे अभी जस्ट। शोइंग के बारे में पढ़े थे, शोइंग का मतलब बोना। स्टोरेज पढ़े, थ्रेशरिंग पढ़े, वीड्स पढ़े, खरपतवार। वीडीसाइड मतलब खरपतवार नाश करने वाला। विनोइंग पढ़े, विनोइंग का मतलब क्या होता है, तो विनोइंग का मतलब होता है हाथों से चीज़ों को अलग करना। ये सब चीज़ों को अपना लोग पढ़े थे। तो अब नेक्स्ट का जो टॉपिक होगा ना, तो उसमें क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे, है ना। यदि आपको इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन लगता है ना, तो आप क्या कीजिए, कमेंट में जाइए और हमको बताइए कहाँ पे आपको क्या कन्फ्यूजन हो गया। हम अपने हिसाब से एक एक लाइन को मैंने बता दिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।